तो चलिए, अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया था, एक बार रिकैप हो जाए, है ना। जी। अभी तक मैंने आपको बताया टेक्निकल में, आ, आपको इस सिंपल मूविंग एवरेज बता दिया था, हम्म। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बता दिया था, और आपको वेटेड मूविंग एवरेज बता दिया था, जी। है ना। ये टेक्निकल का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब दो इंडिकेटर इसमें और मैं बताऊंगा, एक है आरएसआई, आरएसआई, और दूसरा है स्टोकास्टिक, जिस इंडिकेटर का मैं यूज करता हूं, ठीक है। और इसको अभी हटा देता हूं। तो आरएसआई क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका नाम है। ये क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे समझते हैं, इस क्लास में समझिएगा, ठीक है। आरएसआई कहलाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर थोड़ा सा लिखते चलो तो आप लोगों को समझ में कहीं आए ज्यादा। आरएसआई और उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब यहाँ बताइए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब, सबसे पहला इसी बात को पकड़िएगा कि रिलेटिव मतलब किसी न किसी के रिलेशन में, एक दूसरे के रिलेशन में। तो ये किस चीज का रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है? तो कभी भी हाँ। आरएसआई में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बनता है, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ बनता है अप मूवमेंट्स का और डाउन मूवमेंट्स का। मतलब ये देखिए, आरएसआई का डिफॉल्ट सेटिंग जो होता है, ये जे व्हीलर विल्डर ने जो आरएसआई बनाया था, क्या हुआ, आरएसआई का डिफॉल्ट सेटिंग 14 पीरियड का होता है। मतलब 14 पीरियड, 14 पीरियड। मतलब अगर हम डे टाइम फ्रेम में ले रहे हैं तो 14 दिन का होगा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले रहे हैं तो 5 मिनट का 14 कैंडल। मतलब टोटल 70 मिनट, 14 × 5 = 70, टोटल 70 मिनट के ड्यूरेशन को लेकर चलेगा, है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझिए। अब इस 14 कैंडल में कितने कैंडल अप डायरेक्शन में रहे, मतलब पिछले कैंडल से ऊपर कितने का क्लोजिंग हुआ, और मतलब ओपनिंग से ऊपर कितने का क्लोज हुआ, और उस 14 कैंडल में कितने का लोअर क्लोजिंग हुआ। अब ये समझिए कि यहाँ पर ये रेड है ना, ये रेड है, लेकिन ये ग्रीन है। तो आप कहिएगा सर ये तो आ जाएगा ग्रीन में, तो नहीं। इसका क्या कहना है कि जो जहां पर भी ग्रीन है, ये अपने प्रीवियस कैंडल से अगर ग्रीन क्लोजिंग हुआ तो इसको हम ग्रीन कंसीडर करेंगे। मतलब कि कितना अप मूवमेंट दिया, कितने कैंडल अप मूवमेंट दिए, और कितने कैंडल लो डाउन मूवमेंट दिए। तो आरएसआई का फॉर्मूला होता है, एक आरएस निकलता है ना। पहले आरएस निकलता है, टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, आरएस। ये आरएस क्या होता है? आरएस जो होता है, ये होता है एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ टोटल गेन बटा एवरेज ऑफ टोटल लॉस। मतलब 14 दिन में जितना दिन ऊपर गया वो टोटल गेन कहलाएगा, उसका एवरेज। मतलब 14 दिन में जितना दिन ऊपर गया उसको 14 से भाग दे दीजिए, सबको जोड़ करके। और जितना दिन नीचे गया
उसको 14 से भाग दे दीजिए। तो ये जो एवरेज आएगा, इस दोनों को टोटल गेन बाई टोटल लॉस जो बनेगा वो बनेगा आरएस। ठीक है। और ये आरएस उसके बाद होगा 100 बाई, जो उसके बाद का फॉर्मूला होता है आरएस का, आरएसआई का, वो होता है 100 बाई 1 प्लस आरएस। ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है। अब ये फॉर्मूला हुआ, हालांकि इस फॉर्मूला से आपको क्या फायदा होना है, कोई फायदा नहीं, लेकिन समझने के लिए है कि एक मिनट, तो इसका स्टेप एक हुआ। ये आरएस का मतलब समझ गए ना पूरा, आरएस का मतलब समझे, कोई बोल नहीं रहे। राहुल जी, हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? एक बार आप लोग क्लियर करके बोलिए ना जी, ऐसे तो। जी सर जी। हाँ, वो क्लियर करके एक बार बोलिए कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या। मुकेश जुड़ गए हैं? जी गुड। सर, समझ में आ रहा है सर, ठीक से। हाँ, तो ठीक है। तो अब हम्म, आरएसआई जो, ये तो आरएस मैंने बता दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ। हम्म, आरएसआई जो होता है वो एक बड़ा अलग चीज है। आरएसआई एक इंडेक्स बनेगा, और इंडेक्स क्या होगा कि आरएसआई का मतलब, कैपिटल कर देता हूं ये, आरएसआई का मतलब 100 माइनस अंडर ब्रैकेट करिएगा, 100 डिवाइडेड बाई, फिर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर एस, और ये निकलेगा, तब जा करके ये आरएसआई का फॉर्मूला बनेगा। ठीक ना। अब इससे मान लीजिए कि एक फॉर्मूला ऐसे बना, ये एक यहाँ सेम उसी तरह से, एक यहाँ इंडेक्स मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, तो इस तरह से सबको ऐसे मिला दीजिएगा, तो एक आरएसआई लाइन, जैसे ये लाइन बना है, इस तरह से एक लाइन बनेगा। अब देखिए इस फॉर्मूले के बेस को समझिएगा, जो कुछ भी कैलकुलेशन इसमें होता है 100 को बेस लेकर किया जाता है। तो अगर बात को यहां समझिए कि अगर टोटल 14 का 14 दिन ऊपर रहा, टोटल ऊपर ही रहा, तब क्या होगा, टोटल ऊपर रहा तो माइनस, तो जो टोटल नीचे की संख्या 0 हो गई, तो जी 14 जो ऊपर है, टोटल ऊपर है, मतलब 100% ऊपर है, तो 100 में नीचे 0 है, 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, किसी भी चीज में 0 से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इन्फिनाइट। किसी भी चीज में 0 से भाग देंगे तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इन्फिनिटी जी होता है कि जी। 0 हो जाएगा। जीरो जीरो हो जाए। 0 से भाग देंगे किसी भी चीज में, तो देखिए जीरो किसी भी हो। चीज से 0 में भाग देंगे तब तो 0 होगा। ठीक है। जी और किसी भी चीज किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी होता है, जी वो हायर लेवल में जाता है। जी। आपको देखिएगा इसको, एक मिनट चेक कर लीजिए इसको।
अनडिफाइंड मतलब वो ये सही मैं बता रहा हूँ, मैं थका नहीं हूँ कुछ, मेरे साथ खूब बढ़िया से मैं समझ करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो किसी भी नंबर में जीरो से भाग दीजिएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जीरो से कैसे किसी संख्या में भाग दीजिएगा, बात समझ में? अगर जीरो से जी भाग दीजिएगा, किसी चीज को जीरो से गुना करिएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो जी बिल्कुल। हाँ, तो किसी भी नंबर में जीरो से भाग दीजिएगा तो वो अनडिफाइंड होता है, या इन्फिनिटी कहिए, वो उसका अंत ही नहीं रहेगा, है ना। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, जीरो में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो बस जीरो में किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो जीरो होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के डिविडेंड और डिवाइजर दोनों है को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसको डिवाइड करना है वो आना चाहिए ना। तो मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से कर देंगे जीरो को तो वो जीरो हो जाएगा, तो वो कट जाएगा। तो मतलब जीरो में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो जीरो आएगा, और किसी भी संख्या में जीरो से भाग दीजिएगा तो इंफिनिटी आएगा। तो इसीलिए इंफिनिटी को यहाँ पर 100 लेवल मान लिया गया कि मैक्सिमम 100 होगा। ये जो 100 है ये मैक्सिमम 100 होगा, और लोअर केस में मैक्सिमम मिनिमम जीरो हो सकता है। इसीलिए आरएसआई का जो रेंज होता है वो 0 to 100 होता है। इसका रेंज जो होता है 0 to 100 होता है, और ये आरएसआई हमेशा 0 और 100 के बीच में ही घूमते रहेगा। ठीक है, इसका नेचर है 0 और 100 के बीच में घूमे। तो कोई भी संख्या या कोई भी मूवमेंट जब एक रेंज में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। जैसे पेंडुलम जो है, घड़ी की पेंडुलम जो ऑसिलेटर वॉच होता है, उसको आप देखते हैं कि पेंडुलम यहां से यहां घूमते रहेगा, है ना। इसी को झूला जो है, झूला यहां से धक्का मारिएगा वहां तक जाएगा, फिर वहां से एक रेंज में घूमते रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन, है ना। इसीलिए ये आरएसआई का जो है ये 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट करते रहता है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटर। ये एक इंडिकेटर तो है बट एक्चुअली दिस इज ऑसिलेटर इंडिकेटर। आरएसआई क्या है, ऑसिलेटर इंडिकेटर। अब इसका रेंज है 0 to 100, लेकिन हमारे लिए ट्रेडेबल रेंज क्या है। हम इसको माने जो वैज्ञानिक जिन्होंने, जो इकोनॉमी जिन्होंने बनाया, उनका कैलकुलेशन था कि अगर 70 के ऊपर निकलता है आरएसआई का लाइन तो इसको ओवरबॉट मानेंगे। ओवरबॉट मतलब 70% से ज्यादा हो गया तो समझिए कि वो अब बाइंग उसमें काफी हो गई, प्राइस काफी हाई हो गया, अब वो नीचे मुड़ सकता है। मतलब जो यहाँ खरीदा होगा, अब मान लीजिए यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, अब यहाँ खरीदा और यहाँ 70 के ऊपर जा रहा है, तो इसको लालच नहीं आएगा। वो सोचेगा यार यहाँ से यहाँ तक आ गया, हम बेच लें, प्रॉफिट बुक कर लें। तो यहाँ जब आता है तो एक साइकोलॉजी बन जाती है कि हमको काफी प्रॉफिट हो गया, बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर सेलिंग आ जाएगा और रिवर्स कर जाएगा। देखिए रिवर्स आया है, और फिर कहता है कि फिर नीचे जब आ जाएगा 30 के नीचे तो ये एक तरह से बाइंग आने लगता है। बट ये कहीं कांस्टेंट नहीं है कि एकदम इस रूल को पकड़ ही लेगा, वो जरूरी नहीं है, कहीं से भी बाइंग सेलिंग आ जाएगा। अब ये आप कहेंगे कि ये कहीं से भी बाइंग सेलिंग क्यों आता है, तो यही खिलाड़ियों का काम है। वो देखा कि अगर 30 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर हमसे रिटेलर पकड़ाएगा नहीं, तो चलो यहीं से घुमा लेते हैं। तो उसको जहां ज्यादा डाटा मिलेगा ना वहीं से खेल कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है। बट एक जनरल टेंडेंसी मार्केट में, मार्केट इज ए बैटलफील्ड, यहाँ पर हर दिन आपको फंसने और फंसाने का काम होता है। हर दिन प्रोपेगेंडा चलता है, हर दिन चांस ढूंढा जाता है कि कौन कब गलती करे और हम उसको फंसाएं। ठीक है, गलती यही है कि आप ट्रेड सही जगह पर नहीं लें। अगर ट्रेड गलत जगह पर लिए तो पैसा तो आपका गया, और वो जहां पैसा आया तो फंसे। अब मान लीजिए किसी ने जाल बिछा कर रखा है और आप जाल में ही गिर जाए तो क्या करेगा, तो मछली है आप उसके लिए एक सिंपल मछली है, पकड़ लिया। तो यही चीज है। अब वो देख रहा है कि ये लोग इंतजार करेंगे कि यहां जाएगा तब मैं बाई करूंगा, इसलिए वहीं से बाई करके लेकर चला गया। अब ये सोचेंगे यहाँ वाले लोग कि अरे यार ये आरएसआई सब धोखा है, बेकार है ना। तो चलो अब हम यहीं पर खरीद लेंगे। तो कोई कोई कहेगा कि आरएसआई का विश्वास नहीं हो यार, धोखा देता है, तो यहाँ खरीद लेगा, तो लो यहाँ से गिरा देगा, यहीं पर ला करके आपको काट देगा, आपका खत्म, है ना। तो इस चीज को ये मार्केट में खेल होता है। तो
आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर एक सर्टेन रेंज में काम करता है, सर्टेन सर्टेन मार्केट कंडीशन में काम करता है। ओवरऑल मार्केट, टोटली मार्केट जो गवर्न करते हैं उन्हीं पर डिपेंड करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो RSI 70 एंड 30 का लेवल होता है, ये 30 के लेवल में ओवर बॉट कहा जाता है, मतलब वहां से रिवर्स करेगा। और 70 के लेवल में 30 के लेवल में ओवरसोल्ड कहा जाता है, मतलब यहाँ बाइंग आएगी या ऊपर जाएगा। अगर आप केवल इसी रूल को फॉलो करें तो आप बहुत बढ़िया से ट्रेडिंग कर सकते हैं। RSI 70 के नीचे आए तो आप बाई करें, लेकिन सॉरी RSI 30 के नीचे आए तो बाई करें। तो यहाँ पर 30 आता है तो देखिए यहाँ प्राइस ये है, तो आपने यहीं पर 30 आ गया तो यहीं पर आपने बाई कर लिया। मान लीजिए कि 30 आ गया, हम बाई कर लेते हैं, तो आप बाई कर लिए। लेकिन देखिए कि ये यहाँ पर खेल किया है, यहाँ क्या किया है कि यहाँ से और नीचे आया है, आपको और परेशान किया है। तो यहाँ पर मेरा क्या स्ट्रेटजी है, मैं क्या बताता हूं आप लोगों को कि यहाँ जब आ जाए 30 पर RSI टच करे तो आप कुछ नहीं करेंगे, तब आप बाई नहीं करेंगे, तब आप तैयारी करेंगे, मन बनाएंगे कि अब बाई करने के लिए चांस मिलेगा हमको। और जैसे यहां से ये मुड़ने का कोशिश करें, इसके नीचे आए कहीं भी जाए, लेकिन जब नीचे आ करके ये 30 को टच करेगा, यहां पर इसको रिवर्स करके टच करेगा, तो आपको बाई करना है। अब देखिए अगर इस तरह से करेंगे तो यहां तक आया, कोई बात नहीं, जब टच किया तो ये ग्रीन कैंडल बनाया है, और देखिए इस जगह पर आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और ये लोवेस्ट पॉइंट है कि नहीं? आप लोग बताइए। इसी तरह से सेलिंग के केस में जब 70 के ऊपर जाए तो आपको सेल नहीं करना है। सेल कब करना है? जब ऊपर से आ करके 70 को टच करे। अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है आपको पैसा बनाने से अब रोक सके। अब रही बात कि ये डे ट्रेडिंग है, 5 मार्च को आपने खरीदा, मान लीजिए कि निफ्टी यहां पर किसी भी प्राइस पर 5 मार्च को खरीदते हैं, तब 22,000 का रेट है, और सेल करते हैं कब? 25 मार्च को, तो 20 दिन टोटल रखते हैं, और तब 23,700 का रेंज है, 1700 पॉइंट। अगर ETF आप खरीदते निफ्टी 20 तो 17 रुपया मिलता। 17 रुपया का मतलब नियर अबाउट 8%। ओके, अब 8% अगर 20 दिन में आपको मिले तो क्या चाहिए? एक ही दिन में लूट लेना है पूरे गोल घर के, पटना के गोल घर को एक ही दिन में लूट लेना है पूरा? नहीं ना। यही तरीका है, यही स्ट्रेटजी है कि जब भी यहां आ जाए नीचे, तो जो पैसा है आपके पास, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आंख बंद करके लगाइए। ETF है, इनकेस और थोड़ा नीचे चला जाएगा तो कोई बात नहीं, बैठे रहे, इंतजार करिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी 8% अगर आपको मिलता है तो ले करके निकलिए, रूल को फॉलो कीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉफिट मिले, यहाँ आप सोचते हैं कि रोज कमा लें तो ऑप्शन है, आप डेरिवेटिव फ्यूचर कीजिए और मजे से जुआ खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन अस्थिर करके अगर काम करेंगे तो RSI से बेस्ट कोई होता नहीं। अब कहेंगे कि सर ये तो कभी कभी आता है, तो जरूरी है कि एक ही का इंतजार करें, एक में आप लगा दे पैसा, जब इसमें प्रॉफिट बुक हो जाए तो निकल जाए, फिर दूसरे का इंतजार करें। प्रॉफिट का रेशियो रहेगा 5 से 7%, माने 5% से ऊपर अगर ये लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, कहीं आपको लगा कि अरे मार्केट नीचे आने लगा, तो अगर 5% मिल रहा है तो निकल जाइए, 5% से कम मिल रहा है तो काहे लिए निकलना, नहीं निकलना है। ठीक है, 30 पर आएगा ना तो ये 5% दे देता है। अब देखिए RSI में एक चीज और आप लोगों को बता दूं जो जनरली लोग नहीं बताते हैं, ये स्मूथिंग है। स्मूथिंग को देखिएगा, इसको मैं टिक कर दे रहा हूं, यहां पर एक और लाइन बन जाएगा। ठीक है, और ये लाइन बताता है कि अब मुड़ने वाला है। स्मूथिंग होता है सिंपल मूविंग एवरेज, और वो भी 14 दिन का ही होता है। ठीक है, मतलब 14 दिन RSI का जो लाइन बनता है उसका मूविंग एवरेज निकाल लीजिएगा। तो देखिए हमने क्या बताया कि इसको जब टच करे तो बाई कर लेना है। इससे बेहतर है
कि स्मूथिंग लगा लीजिए और इसको जब काट करके ऊपर जाए तो बाई कर लीजिए। यहाँ बाई करते हैं तो देखिए जब ये काट करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है तो यहाँ है, तो यहाँ अगर बाई भी करते हैं तो यहाँ सेल करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, मजे ही मजे हैं। इस तरह से चांसेज आपको बहुत मिल जाएगा। देखिए कोई चीज फैक्ट बताता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को हर चीज बताता हूँ। ये नहीं ध्यान दीजिएगा कि कम पैसा लिया कि ज्यादा लिया, ये इमटेरियल है। यहाँ मान लीजिए यहीं पर आपने बाई किया और यहीं पर सेल कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको जब नीचे सेल करना है तो यहाँ सेल कर दिए और जहां आपको 4-5% मिले बाई कर लीजिए। तो इस पर भी आप बहुत बढ़िया से ट्रेड कर सकते हैं ऐसे में लगा करके, ठीक है। ये है आरएसआई का, आरएसआई बेस्ड ट्रेडिंग। दूसरा हमारा स्ट्रेटजी है जो इंडिकेटर में आपको बताना है मुझे, जिसके बेस पर आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो है स्टोकास्टिक। ओके, स्टोकास्टिक इंडिकेटर एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है और ये भी 14 दिन का ही लेता है। अब यहाँ दो लाइनें हैं, ठीक है, इसमें दो लाइन दिख रहा होगा। इसमें मैं सेटिंग बताता हूं कि स्टोकास्टिक को जब तक आप सिंपल है तब तक आप इसको यूज कीजिए। ऐसे सेटिंग में चले जाइए और इसको दोनों को बदल दीजिए, 3-1 कर दीजिए, ठीक है। जब याद ना आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा आप लोग। अब जैसे 3-1 करिएगा तो ये एक लाइन बन जाएगा। अब ये आरएसआई जैसा एक लाइन बन गया तो बाई कहाँ करेंगे, जब ये स्टोकास्टिक में यही होता है 80 का और 20 का रेंज। स्टोकास्टिक में रेंज होता है 80 और 20 का। 80 को ओवर सोल्ड, ओवर बॉट कहते हैं और 20 को ओवर सोल्ड कहते हैं। बस इसमें और आरएसआई में फर्क क्या है कि स्टोकास्टिक बहुत फास्ट होता है और आरएसआई थोड़ा स्लो मूव करता है। यहां पर हम आरएसआई भी लगा करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नीचे आरएसआई आ गया, जब तक ये यहाँ आकर के 20 को टच कर गया है तब तक ये अभी ऊपरे लटका हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। और ये नीचे आ गया लेकिन ये अभी 30 के पास नहीं आया। तो स्टोकास्टिक थोड़ा फास्ट होता है, इसमें आपको चांस ऑफ ट्रेडिंग बहुत मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपका फंड ज्यादा होगा, तो आप स्टोकास्टिक यूज कर सकते हैं। मेरे जो स्ट्रेटजी में बताऊंगा वो स्टोकास्टिक बेस्ड ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें बाइंग और सेलिंग कैसे करेंगे। 80 के नीचे आए, जब एक लाइन आपने सेटिंग में जाकर बना दिया दोनों को, तो 80 के 20 के नीचे आए तो इसमें आपको तैयार हो जाना बाई करने का। और जैसे डाइवर्स करके ऊपर जाए तो आप बाई कर लेंगे। यहाँ यहाँ नीचे आकर के जब टर्न करे तो, चूंकि ये निफ्टी है बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता है ये, तो इसको टच भी कर जाए और टच करके ऊपर जाने लगे, ऊपर दिखाने लगे तो आपको बाई करना है। बेशक एक कैंडल छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब ऊपर जाते दिखे तब बाई करना। और मान लीजिए यहाँ बाई भी कर लेते हैं और 10 दिन रखते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे यहाँ यहाँ आपने बाई किया तो 21,937 पर बाई करते हैं तो यहाँ 22,781 चला जाता है, नियर अबाउट 7-8 रुपया आपको मिल जाता है ना। 7-8 रुपया मिलना मतलब 4% मिल जाता है निफ्टी निफ्टी बीज में, है ना। 4-5% बहुत बेहतरीन होता है स्टोकास्टिक में। तो रूल यही है कि बाई करेंगे जब 20 के नीचे आ जाएगा और नीचे आकर के ऊपर रिवर्ट करने का कोशिश करेगा। जैसे यहाँ यहाँ ऊपर जाने का कोशिश करता है तो आप बाई करेंगे। कभी कभी होगा कि यहाँ पर आप बाई करके फंस गए स्टोकास्टिक में, ये या आपको चांस नहीं दिया और यहाँ से बहुत नीचे आया, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो एक ही काम करना है कि लॉस बुक नहीं करना है, लॉस बुक करना ही नहीं है। करना क्या है, यहाँ पर अगर पैसा आता है तो एवरेज करना है, ठीक है। क्योंकि लॉस बुक करने का आदत या स्टॉप लॉस लगाने का आदत लगेगा तो आप उससे मतलब बार बार स्टॉप लॉस बुक करेंगे और जब मौका आएगा तो छूट जाएगा। इसलिए वो गलती नहीं करना है। मान लीजिए आपने यहाँ बाई किया, ठीक है, तो 24,800 पर बाई किया था 8 अक्टूबर 2024 को। तो ठीक है, एक्सट्रीम केस में आपको मौका नहीं मिला निकलने का, एवरेज नहीं किए, तो आखिर निकले कब,
यहाँ पर जा करके निकल रहे हैं 25,142 पर, जो 1-2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। और बहुत दिन के बाद, कितना दिन हो गया, 8 अक्टूबर से लेकर के 9 जून तक, नियर अबाउट 1 साल रह जाता है आपका पैसा। अब यहाँ पर समझिए कि ठीक है, आपका पैसा 1 साल रह गया, ये मार्केट का कंडीशन क्या है। मार्केट 26,277 से गिर करके मार्केट यहाँ तक आया, 30% तक गिरा था, ठीक है। और इतना गिरने के बाद भी अगर 1 साल में ही आपका पैसा रिकवर कर गया, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है। मार्केट में ऐसा चीज आएगा, लेकिन ये हमेशा सिचुएशन नहीं आएगा कि हमेशा आपका डाउन ट्रेंड में मार्केट चला जाए। इसलिए इसका जो अगला तरीका मैं बताऊंगा वो होगा इसमें सबसे बेस्ट, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप सीखेंगे, ठीक है। तो ये दो इंडिकेटर के बेस पर मेरा टोटल स्ट्रेटजी होगा, आरएसआई और स्टोकास्टिक। अब जो मैं अगले क्लास में आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा, स्ट्रेटजी, वो जो स्ट्रेटजी होगा वो होगा ये में और स्टोकास्टिक के बेस पर। उसके बेस पर जब हम जो जो भी स्ट्रेटजी बताएंगे, जिसके बेस पर आप ट्रेड करेंगे, वो आपके लिए सबसे सुटेबल होगा। अब आपको आरएसआई और स्टोकास्टिक में कोई डाउट है तो पूछिए। ये जानना चाह रहे थे सर हाँ, कि आरएसआई और स्टोकास्टिक दोनों एक साथ ही इस्तेमाल करना है? नहीं, कोई एक इस्तेमाल करिए, आप अपना अपना माइंडसेट है। मैं केवल स्टोकास्टिक को प्रेफर करता हूं, बट आरएसआई भी सेम नेचर का है। कोई स्टॉक में अगर आरएसआई बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी है एक रीमेट्स। रीमेट्स एक स्ट्रेटजी है जो है आरएसआई ई में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसका नाम ही है रीमेट्स। और दूसरा है सीमा 30। तो ये स्ट्रेटजी हमारे बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी है, लोग यूज करते हैं। तो मैं जो पढ़ाता हूं तो आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा, आरएसआई भी, रिमेट्स भी पढ़ा दूंगा और स्टोकास्टिक भी पढ़ा दूंगा। लेकिन यूज करना है सीमा, सीमा 30 को ट्रेडिंग के लिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए बालासाही यूज करिए या रिमेट्स यूज करिए, वो आप देख लीजिए, ठीक ठीक है। है सर। और बताइए, और कोई डाउट। थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों के कोर्स को खत्म करने में, क्योंकि मैं बीच में हमारा चला गया। हाँ अशरफ जी बोलिए, आप बोलिए, आपका सुन ये रहा 14 डेज दोनों में क्यों यूज करते हैं 14 डेज? हूँ। हाँ गुड है, गुड क्वेश्चन है, इसको समझिए। 14 डेज 14 पीरियड होता है। 14 पीरियड का मतलब कोई भी इन्वेस्टर, वर्ल्ड लेवल के इन्वेस्टर डे चार्ट को बहुत प्रेफर करते हैं। वाई? बिकॉज डे चार्ट पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स को बताता है। देखिए, एक दिन में कोई सेंटिमेंट्स बदलता नहीं है, लेकिन आज जो चार्ट बना वो रात भर में क्या चेंजेस होते हैं उसके अनुसार कल दूसरा चार्ट बनेगा। तो इसीलिए देखा जाता है कि दिन में, एक दिन का हम चार्ट यूज करें तो मार्केट का पूरा सेंटिमेंट्स बता देगा। एक कारण ये है, इसलिए हम डे चार्ट यूज करते हैं। जब ये फैक्ट है तो हम चार्ट को जो यूज करें तो कितना दिन का यूज करेंगे। तो देखिए, एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि एक सप्ताह माने 3 सप्ताह में, टोटल 21 दिन की बात करें, 7-3-21, 21 दिन में हमारा मूड बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला होगा तो हो जाएगा, नहीं तो सस्टेनेबिलिटी दिख जाएगी। अब 21 दिन एक ऐसा पीरियड है जिसमें 3 सप्ताह होता है, और हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है इसमें 5 दिन का सप्ताह होता है। हम 5 ही दिन ट्रेड करते हैं ना, तो एक सप्ताह में 5 दिन, तो 3 सप्ताह में 15 दिन, या 15 बार 15 कैंडल। तो 15 कैंडल 3 सप्ताह में बना, लेकिन एक दिन कोई छुट्टी हो गया तो, इसलिए वो प्लेन एडजस्ट करके 3 सप्ताह के साइकोलॉजी को माइंड में बैठा करके उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें 3 सप्ताह में टोटल 15 कैंडल आते हैं, और एक छुट्टी का कंसिडर कर लिया तो 14 कैंडल एवरेज लेकर के वो सारे स्ट्रेटजी बनाते हैं। 14 पीरियड ही ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आप 5 दिन का भी कर सकते हैं। यहाँ जा करके इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, 12-10 जैसे 5 कर दिया, तो देखिए ऐसे ऐसे करने लगा। तो मैं, मेरा जो रिसर्च है जितना, मैं एकदम उसको डिफॉल्ट सेटिंग को
बहुत सही मानता हूं और उसी पर आप लोगों को एडवाइस करता हूं। ठीक है, अगर इसके सेटिंग में चेंज होता है तो रिजल्ट बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता है, कभी कभी गड़बड़ होने लगता है, कभी कभी का अक्सर फंस जाएंगे मामला। ठीक है। मैक्सिमम अच्छा, जैसे मेटल है, मेटल 1 साल 2 साल का साइकिल रहता है, फर्टिलाइजर बारिश के मौसम का साइकिल रहता है, तो उसको आरएसआई में कैसे उसको यूज करें? उसको वीकली चार्ट पर देखा जाता है, जो लॉन्ग टर्म आप तो व्यू रखते हैं। फर्टिलाइजर का जो शेयर्स है, स्टॉक है, वो मौसम के ऊपर चलता है, फर्टिलाइजर का डिमांड और खपत। हम्म। तो उसको 14 डेज में तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा ना, बारिश के उसको मौसम या उसके लिए खेती के मौसम में ही उसका डिमांड रहता है। उसके लिए आप वीकली चार्ट को यूज करेंगे, वो ज्यादा डायरेक्शन उसका वीकली चार्ट पर प्रेफर होता है। लेकिन वो भी जैसे आप आज भी आप ट्रेड करें, ट्रेड देखें तो एक मिनट रुक जाइए। अब जैसे कमोडिटी में आप ट्रेड करते हैं क्या? है ना, मैं एक पूछ रहा हूँ क्योंकि ये रबी का फसल में और मॉनसून के फसल में फर्टिलाइजर का डिमांड रबी में कम होता है क्या, मॉनसून में कम होता है, तो उसको कैसे रिलेट करें, मतलब को रिलेट कैसे करें आरएसआई? उस तरह का कोई केमिकल स्टॉक में आप करना चाहते हैं कि कमोडिटी में करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप बताइएगा। फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर्स स्टॉक्स में, है ना? जी तो जी देखिए, जी। हाँ, तो ये डिमांड जो होगा इसको भी आप डे ट्रेडिंग में ही यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक है, सालों भर ट्रेड होते हैं। लेकिन जब इसका सीजन आएगा तो उसमें बढ़ोतरी दिखाएगा, तो वो पीछे के जैसे जैसे मार्जिन बढ़ना शुरू होगा, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाएगा। तो आप डे ट्रेड ही यूज करेंगे, डे डे चार्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, वो ठीक है। 3 महीने मान लीजिए जुलाई में या जुलाई अगस्त से मान लीजिए फर्टिलाइजर्स का लोगों को जरूरत पड़ेगा, तो वो उसमें ग्रोथ दिखाने लगेगा। वो दिखाएगा कि नीचे पड़ा हुआ था और अब बढ़ने लगा। जैसे इफ्को कोई मैं दिखाता, इफ्को एक होता था ना। इंडियन फर्टिलाइजर करके है ना, इफी। अच्छा, अग्रवाल फर्टिलाइजर का स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ क्या? फर्टिलाइजर का स्पेलिंग FER, FERTI, FERTILIZER। ठीक तो लिख रहा हूँ, फर्टिलाइजर ठीक ही लिख। इसको IFFCO करके एक है ना, इसको। हाँ, वो नहीं आ रहा है, वो समझ रहा है, नहीं आ रहा है ना वो। एक एग्रीकल्चर का स्टॉक बताइए तो कोई। चंबल फर्टिलाइजर कर दीजिए सर। चंबल फर्टिलाइजर। चंबल है, दीपक है। हाँ, दीपक दीपक। नाइट्रेट है। चंबल दीपक फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर भी है। हाँ, दीपक फर्टिलाइजर भी है, यस। अब देखिए चंबल, दीपक नाइट्रेट तो वो दीपक नाइट्रेट केमिकल में आ गया। हाँ, दीपक उसमें पेस्टिसाइड्स का भी डिमांड बारिश के मौसम रहता में है, आएगा। रहता है नाइट्रेट सर डीई होगा। है। दीपक फर्टिलाइजर में डीई होगा। ये है दीपक नाइट्रेट। जी अब देखिए यहाँ जब आप लगाइएगा इसके चार्ट को, जी तो आरएसआई आपको बताना शुरू कर देगा 14 दिन के बेस पर कि यहाँ पर मूवमेंट आ रहा है। ये तो सालों भर ट्रेड होता है, लेकिन जैसे इसके सीजनल कोई डिमांड बढ़ेगा तो वो एक दिन के चार्ट पर ही बढ़िया से बताने लगेगा। ठीक है,
और इस जितने स्टॉक्स हैं उसको अगर लॉन्ग टर्म में आप देखना चाहते हैं तो वीकली ट्रेंड को ही देखिए कि वीकली ट्रेंड में क्या जा रहा है। अब जैसे देखिए आप दीपक नाइट्रेट को देखना चाहें तो अभी एकदम ये एक रेंज में है और शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है, मतलब वीकली चार्ट पर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में इसकी बात करें तो ये अभी अपर ट्रेंड में ही है, अगर 5 साल 10 साल की बात करते हैं तो, ठीक है। और एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट लेवल पर आया है। तो आप अगर RSI को देखें तो यहाँ पर तो ये इंडिकेट दे दिया ना यहाँ कि अब ये थोड़ा सा ऊपर जाने का संभावना बन रहा, ठीक है। तो आपको जितने स्टॉक हैं उसमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसमें आप डे टाइम फ्रेम को ही यूज करें और वही आपको सही गाइड करेगा। जब आपको मूवमेंट मिलने लगेगा तो आप डे टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करेंगे तो आपको मूवमेंट दिखा देगा कि अब इसमें ग्रोथ होने लगा। अच्छा, थोड़े थोड़े मतलब मैं देखता हूँ 1 मंथ टारगेट 2 मंथ टारगेट, वो इस चार्ट से कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं? 1 मंथ टारगेट का क्या वो कभी टीवी? कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है 1 हाँ, मंथ टारगेट। अब वो सब टीवी का जो जो ये चोचले हैं उसके चक्करों में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है, ठीक है। आप अच्छा। अपने स्ट्रेटजी को देखिए, वो क्या कहलाते हैं, वो टाई पहन करके इसीलिए बैठे हैं कि आपको बुड़बक बनाते रहें। आज खरीद करके 2 महीने तक इंतजार करते रहिएगा और 15 दिन के बाद बेच बेच करके भाग जाएगा और आप बोलेंगे नहीं फलना बागा साहब या गग्गा साहब तो बोले थे कि 2 महीना में यहाँ तक जाएगा। तो आप देखते रह जाइएगा, टाटा मोटर का टारगेट दिया गया 2500, जी ठीक है। और उसके बाद वो बोला कि 3 साल में 2500 जाएगा। अब पता नहीं 3 साल में जाएगा, फिलहाल तो 1100 से गिर करके 1200 से गिर करके वो 600 आ गया था। जी। तो इनके कहानियों में नहीं पड़ना है, आपको अपने एनालिसिस के अनुसार एक RSI या एक स्टोकास्टिक ले लेना है, बेस बना लेना है और देखिए इस पर काम करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको अच्छा एहसास होगा कि रियली कोई गाइडेंस सही सही मिला था आपको, ठीक है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी थोड़ा टच करेंगे। आगे बताएंगे हम ये कोर्स टोटली ETF का है और ETF के पोर्टफोलियो के से रिलेटेड बताएंगे, वो आखिरी अच्छा क्लास वही होगा। कल क्लास अच्छा। अगर लूंगा तो कल स्ट्रेटजी का क्लास लूंगा। आप लोगों का बहुत लेट हो गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि कल क्लास लेकर के खत्म, कल का भी और परसों क्लास लेकर के इस बैच का वो खत्म करूंगा, ठीक है। जी। आज तो बंद करें, अब काफी हो गया। और इसमें मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो भी कुछ हिंट देंगे आप? चलिए वो लास्ट क्लास में बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू।